मेरे साथियों नमस्कार। यहाँ पर हम लेकर आ गए हैं आपके लिए अर्थशास्त्र का मॉडल पेपर। ठीक है ना। तो सभी लोग क्या है, अब तैयार हो जाइए अर्थशास्त्र के क्वेश्चनों को समझने के लिए, मॉडल पेपर के क्वेश्चनों को समझने के लिए। ठीक है ना। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका किसी भाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे। पहला काम तो आपको यही करना है, कहीं पर भी अपना नाम मेंशन नहीं करना है। ठीक है। तो चलिए सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से समझते हैं और अच्छी तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर अर्थशास्त्र नंबर 1 है और 329 FM। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों के केवल सही उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा कौन सा हो जाएगा, बहुविकल्पी प्रश्न आपके लिए है ये। तो पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा और सभी लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा अच्छी तरीके से, ताकि आप अच्छी तरीके से पढ़ सके। ठीक। चलिए, निम्नलिखित प्रश्नों के केवल उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र का विषय वस्तु नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय आय, विदेशी विनिमय या मांग का नियम या सार्वजनिक व्यय। तो आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्या है, वस्तु विभेद निम्नलिखित में से किस बाजार की विशेषता है, ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, वस्तु विभेद निम्नलिखित में से किस बाजार की विशेषता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है ना, ये आप लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है कि कोई फर्म हानि की स्थिति में उत्पादन तब तक करती है जब जब तक क्या होता है कि मूल्य औसत लागत से अधिक ना हो जाए। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार संतुलन का घटक नहीं है। ठीक है ना, संतुलन का घटक नहीं है, तो ये आपको बताना है। ठीक है ना। तो चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला देखेंगे, ये क्वेश्चन आपको कर लेना है, ढूंढ करके कर लेना है। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जो स्टार वाले हैं। ठीक। जब आय वाई में वृद्धि 50 हो तो उपयोग सी में वृद्धि 30 हो तो उपयोग की सीमांत प्रवृत्ति का मान क्या होगा, ये भी आपको कर लेना है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है, जो केंद्रीय बैंक का कार्य है कौन सा नहीं है, यहाँ पर आपका है खुले बाजार की क्रियाएं जो है केंद्रीय बाजार का कार्य नहीं है। ठीक। अगला क्वेश्चन, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम क्या है। तो यहाँ क्या है, एक सकल घरेलू उत्पाद है। क्या है, सकल घरेलू उत्पाद है। ठीक है ना। अगला देखिए, जब किसी वस्तु की मांग की लोच पूर्णतया बेलोचदार होती है तब मांग का वक्र क्या होता है, गिरता हुआ नजर आता है। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है। तो कौन सी नहीं है, मूल्य मतभेद। कौन सी नहीं है, मूल्य मतभेद आपका आंसर हो जाएगा। ठीक। जब औसत लागत न्यूनतम होती है तब सीमांत लागत क्या होती है। तो जो औसत औसत लागत क्या होती है, न्यूनतम होती है, तब सीमांत लागत क्या होती है, औसत लागत के क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। ठीक है ना। चलिए, स्थिर लागत और परिवर्ती लागत में अंतर आपको स्पष्ट करना है। तो ध्यान दीजिएगा, स्थिर लागत वह लागत होती है जो उत्पादन की लागत के साथ घटती बढ़ती नहीं है। क्या है, स्थिर लागत वह लागत होती है जो उत्पादन की लागत के साथ घटती बढ़ती नहीं है, यह पूरक लागत भी कहलाती है। ठीक। परिवर्ती लागत वह लागत है जो उत्पादन की मात्रा के साथ बदलती रहती है। किसी व्यवसाय में परिवर्तनशील साधनों को प्रयोग में लाने के लिए जो लागत लगाई जाती है उसे परिवर्तनशील लागत कहते हैं। ठीक है ना। चलिए 12 नंबर की बात करें, क्वेश्चन क्या है। अब आप लोग को क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट करना है और अच्छी तरीके से देखते भी रहना है। ठीक है ना। राजस्व घाटा क्या है। तो राजस्व घाटा क्या है, राजस्व सरकार की राजस्व प्राप्तियों के ऊपर राजस्व व्यय के अधिशेष को बताता है। राजस्व घाटा बराबर क्या होता है, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। और राजस्व घाटे में उन्हीं लेन देनों को शामिल किया जाता है जिनसे सरकार के वर्तमान आय और व्यय पर प्रभाव पड़ता है। ठीक। उपभोग में प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पर वस्तु x तथा वस्तु y के बीच सीमांत प्रतिस्थापन दर वह मात्रा है जिस पर उपभोक्ता x की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए वस्तु y पर त्याग करने के इच्छुक हो, उसे तटस्थता वक्र के किसी बिंदु पर डेल्टा वस्तु माइनस वाई बटे डेल्टा वस्तु माइनस एक्स के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इससे एक बहुविकल्पी प्रश्न भी आया था, वो आप इससे क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक। अगला, व्यष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत स्तर के आर्थिक मुद्दों
अथवा आर्थिक समस्याओं का विवेचना करता है। जैसे एक व्यक्ति, एक फर्म, एक उद्योग अथवा एक बाजार। उदाहरण तौर पर एक फर्म द्वारा उत्पादन की तकनीक को चयन की समस्या। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्पादन में अल्पकाल एवं दीर्घ काल में अंतर आपको स्पष्ट करना है। तो ये आपको देख लीजिए क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है ना, इसमें क्या कर रहा है कि अल्पकाल में कम से कम एक कारक श्रम अथवा पूंजी में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, अतः वह स्थिर रहता है। निर्गत स्तर में परिवर्तन लाने के लिए फर्म केवल दूसरे कारक में ही परिवर्तन कर सकती है, जो कारक स्थिर कारक कहलाता है, जबकि दूसरा कारक जिनमें फर्म परिवर्तित कर सकती है परिवर्ती कारक कहलाता है। दीर्घकाल में उत्पादन प्रक्रम में दीर्घकाल साधारणतः अल्पकाल की तुलना में एक दीर्घ समय अंतराल को प्रकट करता है। दीर्घकाल में सभी कारकों में परिवर्तन लाया जा सकता है। एक फर्म निर्गत के विभिन्न स्तरों का उत्पादन करने के लिए दीर्घकाल में दोनों कारकों के साथ साथ परिवर्तन ला सकती है, अतः दीर्घकाल में कोई भी स्थिर कारक नहीं है। ठीक, अगला 16 नंबर की बात करेंगे। तो पैमाने के प्रतिफल से आप क्या समझते हैं? तो पैमाने का प्रतिफल उत्पादन फलन की एक विशिष्ट स्थिति है। जब सभी आगतों के अनुपातों में वृद्धि होती है तब निर्गतों में भी अनुपात में वृद्धि होती है। यह पैमाना प्रतिफल फलन की स्थिति में होती है। वर्धमान पैमाना प्रतिफल वह स्थिति है जब सभी आगतों में समानुपाती वृद्धि के परिणाम स्वरूप निर्गत में समानुपाती वृद्धि से अधिक होती है। जब भी आगतों का अनुपातिक वृद्धि भी तुलना से निर्गत से समानुपातिक वृद्धि से कम होती है तब ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल होता है। एक उत्पादन प्रक्रिया में सभी आगत दोगुने हो जाते हैं जिसके परिणाम स्वरूप निर्गत दोगुना हो जाता है। उत्पादन फलन स्थिति अनुपाती प्रतिफल को प्रकट करता है। यदि निर्गत दोगुने से कम है तो ह्रासमान पैमाना प्रतिफल लागू होता है। यह दोगुना से अधिक है जो वर्धमान पैमाना क्या होता है, प्रतिफल लागू होता है। पैमाने का प्रतिफल बराबर क्या होता है, Q बराबर एफ इंटू x1 कामा x2। ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। अगला क्या है मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। क्या है कि सार्वजनिक वस्तु किसे कहते हैं, इनके किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो सार्वजनिक वस्तु का वस्तुओं को कहा जाता है जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध और सभी लोगों के लिए इनकी विशेषताएं हैं। तो सार्वजनिक पहुंच क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। इन वस्तुओं को सभी व्यक्तियों तक पहुंचाया जाता है जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता में सुधार होता है। सार्वजनिक स्वामित्व क्या होता है, इन वस्तुओं का सार्वजनिक स्वामित्व होता है अर्थात सभी लोग इनका समान रूप से उपयोग कर सकते हैं। ठीक, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति क्या हो, जो उपभोग की अधिक से अधिक सीमांत जो प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है। ठीक, देखिए अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है, इसको अच्छी तरीके से जब आप समझ जाएंगे ना तो आप आसानी से कर जाएंगे। जब इसको आप अपनी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और पढ़ते हुए समझते चलेंगे तो आपको क्लियरिटी होगी और तो आप एग्जाम में अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। ठीक है ना, चलिए। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति एक अर्थशास्त्र शब्द है जो व्यक्ति या समृद्धि की सीमा तक उपयोग की प्रवृत्ति को विवेचना करता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति एक सीमित स्तर तक सामाजिक आर्थिक साधनों का उपयोग करता है और उसका उद्दीपन सामाजिक उद्दीपन या आर्थिक संकट से हो तब वह बदलता है। ठीक, चलिए अगला देखिए। बजट सेट एवं बजट रेखा में अंतर स्पष्ट कीजिए। बजट रेखा में परिवर्तन कब होता है, तो ध्यान दीजिएगा। बजट सेट क्या होता है, बजट सेट एक स्थिति या पैम्पर में एक्सिस्ट करने वाला अस्थायी आर्थिक योजना है जिससे आवश्यक आर्थिक स्रोत और व्यय का विवरण निर्धारित होता है। ठीक है ना, बजट रेखा की बात करेंगे तो बजट रेखा वह ग्राफिकल प्रतिष्ठा है जो आर्थिक योजना को समय के साथ साथ दिखाती है जिससे स्थिति का विवेचना किया जा सकता है। बजट रेखा में व्यय और आय के संबंध को बताने के लिए कई चीजें हो सकती हैं जैसे कि महीनों, वर्षों का या किसी अन्य समाधावी में। ठीक है ना, बजट रेखा में परिवर्तन तब होता है जब आर्थिक परिस्थितियों में कोई परिवर्तन होता है जैसे कि आय में वृद्धि या कमी, अत्यधिक व्यय या अन्य आर्थिक परिस्थितियां। ठीक है ना, किसी दो क्षेत्र अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय के वर्तुल प्रवाह का वर्णन आपको करना है तो आप लिख लीजिएगा अच्छी तरीके से। ठीक, इसको आप लिख लीजिएगा। मैं सभी प्रश्नों का सलूशन लाया हूं ताकि आप अच्छी तरीके से कर सकें। ठीक, ये भी आप कर लीजिएगा। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, इसलिए मैं आपको यहाँ पर करवा दे रहा हूँ। आप इसमें से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जो चीज़ अच्छी लगे आप यहाँ से लिख लीजिएगा। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपका उसी का है। ठीक, थोड़ा क्वेश्चन लंबा है इसलिए मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद एवं निर्बल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर आपका क्या होता है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद आपको यहाँ पर है, ये आपको कर लेना है। ठीक, और इसको भी आपको कर लेना है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद को भी।
ठीक है ना। चलिए, मांग की कीमत लोच क्या है? मांग की कीमत लोच क्या है? मांग की लोच माप कैसे की जाती है, ये आपको बताना है। इन क्वेश्चनों को आप लिखना है, रटना है, पढ़ना है, कैसे भी करना है, आपका काम है, ठीक है ना। हमारा काम है क्वेश्चंस को आपको प्रोवाइड कर देना और क्वेश्चन को एक अच्छी तरीके से दिशा निर्देश देकर, आप बहुत सारा सिलेबस है तो उसमें से कुछ क्वेश्चन को मैं यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, और मांग लोच के मापन की विधि आपकी ये हो जाएगी, इसको भी आप कर लेंगे, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। लिखेंगे तो समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। इसको भी आप कर लीजिएगा। इसको भी आप 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्थिर एवं परिवर्तनशील विनिमय दरों में अंतर स्पष्ट आपको करना है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।